अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। माजी के 21 IMF प्रोग्राम की तरह पाकिस्तान 22वें IMF प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदा हो गया है, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को इस अरसे में $3 अरब किस्तवार जारी करेगा और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के वस्त तक IMF बोर्ड मंजूरी दे देगा और पहली किस्त पाकिस्तान को जारी हो जाएगी। आखिरी IMF प्रोग्राम की नाकामी के बाद बिल्कुल आखिरी मौके पर IMF से होने वाले इस नए मुआहदे ने पाकिस्तानी मईशत को बड़ा रिलीफ फराहम किया और उम्मीद की जा रही है कि इस मुआहदे से पीर को स्टॉक मार्केट में मुस्बत असर पड़ेगा, जबकि आने वाले कुछ दिनों में रुपए की कदर में भी इजाफा होने का इम्कान है। मगर अहम बात यह है कि कई माशी माहिरीन का मानना है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान को वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिला है और वक्ती तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन अगली हुकूमत को अगले माली साल के दौरान कर्ज अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर दोबारा IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, एक नया मुआहदा करना पड़ेगा। और अगर इस बार वादों के मुताबिक माशी इस्लाहात ना हुई और सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा ना हुआ तो पाकिस्तान कुछ ही अरसे बाद फिर उसी मोड़ पर खड़ा होगा। 2 रोज पहले IMF से होने वाले स्टैंड बाय मुआहदे के तहत हुकूमत ने फंड को कुछ अहम इकदाम करने की यकीन दहानी करवाई है। मुआहदे के तहत हुकूमत पावर सेक्टर के नुकसानात कम करने के लिए फौरी तौर पर बिजली की बुनियादी नरखों में इजाफा करेगी। रुपए की कदर को मार्केट पर छोड़ा जाएगा, बेजा हुकूमती मुदाखलत खत्म की जाएगी और रुपए की कदर में फ़र्क को भी ख़त्म किया जाएगा। अहम बात यह है कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF के मुतालबे पर इमरजेंसी मीटिंग में शरह सूद में 1% का इजाफा किया था, जबकि नए मुआहदे में भी स्टेट बैंक पर यह जोर डाला गया है कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद पर नजर रखे, यानी कि आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद इजाफा भी हो सकता है, जो इस वक्त 22% पर पहुंच चुका है। इसके अलावा IMF ने हुकूमत पर सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए और दोस्त ममालिक से बैरूनी फाइनेंसिंग की कोशिशें जारी रखने की शर्त भी आयद की है, जिसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक अगर पाकिस्तान को IMF की पहली किस्त मिल जाती है तो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से भी $3 अरब की फंडिंग मिल जाएगी, जिसका पाकिस्तान से वादा किया गया था। लेकिन इस फंडिंग के बावजूद पाकिस्तान को अगले साल कर्ज की अदायगी करने के लिए नए IMF प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $4 अरब रहा और पाकिस्तान को तमाम दोस्त ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से वादों के मुताबिक कर्ज मिला तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $9.5 अरब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले साल पाकिस्तान को कर्ज रोल ओवर के बाद भी $8.7 अरब का कर्ज वापस करना होगा, जिसके लिए ज़खायर काफ़ी नहीं होंगे और अगली हुकूमत को हर सूरत नया IMF प्रोग्राम करना होगा। हम इन तमाम मामलों में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, जो प्रोग्राम था IMF का वो तो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही हुआ इन दी एंड, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे। लेकिन आप इस बात से क्या मुत्तफिक हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो समझती है कि ये रिलीफ मिला है पाकिस्तान को वक्ती तौर पर, इस दौरान हमने रिफॉर्म्स भी करने हैं और जो भी हुकूमत हो उसको तमाम IMF के जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करना है, ताकि एक और प्लान जो भी हुकूमत आए वो ले सके और उसकी ज़रूरत भी होगी पाकिस्तान को अगर कर्ज अदायगियाँ करनी है। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत दिन से मैं टेलीविज़न के प्रोग्राम देख रहा हूं और तकरीबन हर प्रोग्राम में यह कहा जा रहा था कि IMF के प्रोग्राम की तश्कील जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी वो 30 तक की तारीख थी, उससे पहले IMF के साथ एक मुआहदा तय हो गया है, जो खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि हमारी जो आने वाली जो एक साथ थी उनमें जो पैसे हमें मिलने थे वो पैसे हमें मिलेंगे, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। जो पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो हैं। हमारे यहाँ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान का तवाज़न है वो ठीक नहीं है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब हमारे पास इंपोर्ट हम करते हैं तो हमें डॉलर की ज़रूरत होती है, वो डॉलर सिर्फ हम एक्सपोर्ट से ला सकते हैं। जब हमारी एक्सपोर्ट कम होती है तो हमारे पास वो डॉलर मौजूद नहीं होते जिनके ज़रिए हमने इंपोर्ट करनी है। तो अभी जो बजट के दरमियान में आपके सामने बजट रखा गया था, उसमें कई ऐसे अवामिल हैं जिनसे पाकिस्तान में कंपेटिटिवनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की बढ़ेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। अगर इस वक्त जो 3 या 4 मरकज़ी पिलर्स हैं बजट के, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें कामयाबी होती है तो मेरे ख्याल में ये जो रिलीफ हमें मिला है इस दौरानिए में हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे और कुछ अपनी इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट को ज़्यादा मजबूत करने की बिना पे हमारी इंपोर्ट्स घटेंगी और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा।
इस वजह से मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ। जितनी डार्कनेस या जितनी नाउमीदी की गुफ्तगू सुनने में आजकल आती है, उससे मुझे तो इत्तफाक नहीं है, क्योंकि जब IMF प्रोग्राम नहीं होता तो नाउमीदी की बात होती है, जब IMF प्रोग्राम हो जाता है तो नाउमीदी की बात होती है, जी जब IMF प्रोग्राम आगे चलता है तो नाउमीदी की बात होती है, और जब रुक जाता है तो नाउमीदी की बात। और नाउमीदी उस वक्त भी पैदा होती है जब मुल्क के वजीर खजाना आकर ये बताते हैं कि हमने तमाम जो शराइत थी उन पर अमल दरामद कर लिया है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, IMF बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज करता है, तो जाहिर सी बात है नाउमीदी पैदा होती है कि तमाम काम हमने कर दिए हैं लेकिन साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर वजीर आजम ने जो आखिर में MD IMF से बात की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये अहकामात दिए कि देखिए जो भी मुतालबात है हमें मानने पड़ेंगे क्योंकि IMF की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। इवेंचुअली हमने तमाम शराइत अमल दरामद किया तभी प्रोग्राम बहाल हुआ ना फिर। नहीं, मगर इसमें कोई नाउमीदी की बात तो नहीं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इन बातों से नाउमीदी पैदा होती है। अभी पिछले दिनों जो ऐलानात किए गए थे कि हमारा एक हमसाया मुल्क, दोस्त मुल्क, हमसाया तो नहीं है, दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने 24 अरब डॉलर का एक फंड पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया है, और ये भी बताया है कि कौन से 3 सेक्टर्स में वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो उससे उम्मीद बननी चाहिए थी। या 22 अरब डॉलर का जो अबू धाबी ने कहा है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे भी उम्मीद बननी चाहिए थी। उसके अलावा जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार तय किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का तरीक़ाकार तय किया गया है, जिसमें सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, बल्कि इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल के ऊपर जहां से सपोर्ट की ज़रूरत है उन इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान लाने में, वो तमाम तरीक़ाकार जब पेश किया गया उससे भी उम्मीद बननी चाहिए। लेकिन अगर माजी देखा जाए पिछले 20 साल में, जी एक सेकंड अगर जी डॉक्टर साहब, उम्मीद की बात से कुछ मजा नहीं आता, मैंने तो ये देखा है। मगर अगर शाम को बैठकर नाउमीदी की बात करें तो उससे मजा तो बहुत आता है, मगर नाउमीदी थोड़ी सी और फैल जाती है। मैं आपको नहीं ये कह रहा हूँ, मैं तो रोज क्योंकि ये प्रोग्राम करता हूँ और आपको मालूम है कि कितनी नाउमीदी की बातें हो रही हैं, इस वजह से मैं ये अवाम को और बिलखसूस हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि IT के इलाके में जो फैसिलिटी दी गई है उसके नतीजे में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ेंगी। हमारे बच्चे क्या कम कॉम्पिटेंट हैं? उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने दूसरे ममालिक के हैं। तो अगर IT भी बढ़ेगी और हमारे दही इलाकों में जो नया प्रोग्राम दिया गया है कि हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़ाया हो जाते हैं, वहाँ पे पल्पिंग की फैक्ट्रियाँ लगें, वहाँ पे जूस बनाने की। इसमें ऑब्वियसली लोग इंतजार करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन हो, मटीरियलाइज हो चीज़ें, क्योंकि दावे पहले भी किए गए हैं और पाकिस्तान पिछले 20 साल में जो नेट FDI आया है वो 45 अरब डॉलर का है, और आप अभी गिना रहे हैं कि 2 ममालिक ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर का है। आप ये भी कह चुके हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसमें हम पुरुमीद है कि 112 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट 5 साल में आएगी। ये हुआ नहीं अब तक ऑब्वियसली, इसलिए लोग इंतजार करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, ये मटीरियलाइज होता हुआ नजर आए। जी, आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा कि अभी पिछले ही दिनों पहली जो G2G एक ट्रांसफ़र है, छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारे कराची पोर्ट पे टर्मिनल की ट्रांसफ़र का, वो जो पुराने हमारे जिनसे मुआहिदा था वो मुआहिदा ख़त्म हो गया। नया मुआहिदा उससे बेहतर शराइत पे, जिन शराइत जो ऑफ़र की जा रही थी, एग्जिस्टिंग फर्म जो ऑफ़र कर रही थी उससे बेहतर शराइत के ऊपर अबू धाबी पोर्ट ट्रस्ट से कर लिया गया है। कंटेनर का टर्मिनल है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, $50 मिलियन उन्होंने दिए हैं। तो वो कोई 100 कुछ मिलियन डॉलर और देंगे, $700 मिलियन अगले 20-25 साल में डालेंगे, तो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन तो स्ट्रक्चर हो गई कुछ ही दिन में। जैसे ही ऐलान हुआ उसके 3-4 दिन में ये स्ट्रक्चर हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इन तमाम चीज़ों को आप उम्मीद के ज़ाविये से देखें, इन तमाम को हम नाउमीदी के ज़ाविये से भी देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया, अब और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद आप इस बात से भी अग्री ना करें, बट ये फैक्ट है कि आपकी हुकूमत ही प्लान A प्लान B में उलझाती रही है। कभी कहते हैं प्लान B है, फिर कहते हैं नहीं प्लान B नहीं है, सिर्फ IMF ही प्लान है। फिर आपने तो ये कहा कि जो 112 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है ये एक्चुअली प्लान A है और प्लान B अब IMF है, लेकिन अब IMF हो गया। उस दिन वजीर आजम साहब ने कहा प्लान B की बात करना छोड़ दें। तो एग्जैक्टली क्या हुकूमत करने जा रही है? IMF तो हो गया, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, प्राइवेटाइजेशन होनी है, वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। जी, अगर आप देखें ना, अगर आप अपनी जो आपने खाका खींचा है उसी का जायजा लें तो आप भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, IMF से हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, टाइमली रिलीफ मिला है और हमें बड़ी ज़रूरत थी।
मगर असल चीज जिसको आप रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी कह रहे हैं, वो तो उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, नए कारोबार खुलेंगे, बिलखुसूस ऐसे कारोबार जैसे IT सेक्टर में या एग्रीकल्चरल सेक्टर में जिनसे एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। तो मैं तो आपके सामने वो चीजें, उन चीजों को प्लान ए कह रहा हूँ जिन्हें आप भी प्लान ए कह रहे हैं। प्लान बी ए का नहीं है मसला ये कि क्या हमें IMF की जरूरत थी? हाँ थी। क्या हमें IMF की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। क्या IMF सिर्फ काफी है? नहीं, हम समझते हैं ये जो दूसरा जिसको मैंने प्लान ए कहा था कि इन्वेस्टमेंट के जरिए, नए कारोबार पाकिस्तान में लाने के जरिए, नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाने के जरिए और ये कॉन्फिडेंस बच्चों को देने के जरिए कि यार आप में और ये बाकी ममालिक के बच्चों में कोई फर्क नहीं है, आप भी पढ़ के निकलते हैं, आप भी स्नीकर्स पहन के, बैकपैक पहन के चीन की तरफ जा सकते हैं, वहां से जॉइंट वेंचर करके आ सकते हैं। ये जो नए आपके सामने चीजें रखी गई हैं जिसमें टैक्सेस उड़ा दिए गए जी। एक जो प्रॉब्लम ऑब्वियसली हुकूमत फेस कर रही है और पूरी आवाम फेस कर रही है वो है महंगाई का। अब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस साल के आखिर में आहिस्ता आहिस्ता बेस इफेक्ट किक इन करेगा तो जो महंगाई की शरह कम होगी। इस साल का टारगेट हमने 21% का रखा है, इन्फ्लेशन जो खुद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब टैक्सेस में इजाफा किया गया है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, बिजली की नरखों में बताया गया है कि 8.25 रुपये बेस टैरिफ में इजाफा होने जा रहा है इस IMF मुआहदे के बाद। तो जो महंगाई कम होने की एक्सपेक्टेशन थी वो तो ऐसा लगता है कि होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई में इजाफा होगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा गुंजाइश थी कम करने की पेट्रोल की कीमत, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि 5 रुपये लेवी बढ़ा दिए गए उस पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो हमारी, अगर आप CPI भी देख लें, वैसे तो 3 मुख्तलिफ जावियाँ हैं महंगाई को देखने के, लेकिन जो सबसे महंगा जाविया है उस पर भी तकरीबन 28-29% के ऊपर महंगाई की शरह थी, लेकिन लोगों की तनख्वाह में जो इजाफा किया गया वो 35% किया गया, इस वजह से कि ये महंगाई का बोझ जो है उससे लोगों को रिलीफ दिया जा सके। पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें भी इजाफा किया गया और उसमें 17% इजाफा इस वजह से किया गया कि वो टैक्स फ्री है। जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनकी जो मिनिमम वेज है उसको भी बढ़ा के 32,000-33,000 तक ले आए, और इस दफा सूबों ने भी साथ किया वफाक के, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। ये सब इसलिए किया गया कि लोगों को ये जो महंगाई की शरह है, अगर आप हाईएस्ट शरह भी देख लें तो लोगों को उससे रिलीफ मिले, मगर ये नाकाफी है। असल बात तो वही है जो अभी मैंने आपके सामने पेश की है, और ये जो शरह सूद बढ़ाना है इससे इकोनॉमी तो स्लो डाउन होती है, और हमारी कोशिश है कि जो इकोनॉमी में स्लो डाउन इंटरेस्ट रेट की वजह से आए उसको इन्वेस्टमेंट के जरिए, एक्विटी के जरिए, यानी रादर देन फोकसिंग ऑन डेट वी फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, उसके जरिए कारोबार को पाकिस्तान में बढ़ाया जाए। उसमें थोड़ा जब स्लो डाउन होगा तो महंगाई के अंदर भी और तरक्की की शरह में कमी आती है, लेकिन महंगाई की शरह में भी कमी आती है। और डॉक्टर साहब क्या महंगाई की शरह नीचे आएगी, जैसे ही नीचे आएगी आप देखेंगे अगले कुछ महीने में, उसी हवाले से जैसे जैसे महंगाई कम होती जाएगी इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा, ताकि लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी बेनिफिशियरी उसकी हुकूमत पाकिस्तान होगी, क्योंकि सूद की अदायगी तकरीबन 7,500 अरब की करनी है हमने इस साल। लेकिन डॉक्टर साहब एक और जो इस वक्त मसला है, गर्मियों में लोड शेडिंग हर साल होती है, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि जो पैदावार है बिजली की वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 15-16% कम रही है, जो मई के नंबर आए हैं। क्या अब आप इस पोजीशन में होंगे कि LNG खरीद सके, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर हमने टेंडर किए, लेकिन ऑब्वियसली हमें कोई बिड्स वहां से नहीं मिली, तो अब क्या प्लान है? क्योंकि इन गर्मियों के महीने में सिर्फ लोड शेडिंग बिजली की नहीं हो रही, बल्कि मैं पहले इस्लामाबाद था, अब कराची आया हूँ, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, जो कि गर्मियों में आमतौर पर देखी नहीं जाती है। तो इस बहरान से कैसे निकालेंगे आवाम को? नहीं, देखिए, गैस के मुतालिक तो मैं सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हमारी हर साल गैस की पैदावार, जो हमारे अपने कुएं हैं जिनसे गैस निकलती है, उसमें 9% के करीब कमी आ रही है हर साल। इस वजह से हमने किया ये है कि जो 3 औकात हैं जिसमें लोगों ने खाना बनाना होता है, सुबह बच्चों को या घर के जो काम करने वाले अफराद हैं उनको नाश्ता देना है, फिर दोपहर में खाना बनाना है, फिर रात में खाना बनाना है, तो इसकी तो खास सुपरविजन की जा रही है कि सुबह के वक्त 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दोपहर में 12 से 2 बजे तक, और फिर रात को खाने के वक्त किसी भी जगह पे गैस की कमी ना हो। अब हमने ये जो आपने बिडिंग की बात की, ये एक अहम बात है। ये बिडिंग की बात हमें कुछ, जो जब हम ये आज़रबाईजान की डील कर रहे थे तो हमें बारहा ये कहा गया कि आप बिड करवाएं। हमने कहा दोस्तों से कि देखें, बिड करवाएंगे तो भी हमने सर्दियों में बिड करवाई थी तो किसी ने बिड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, आप अज़रबाईजान का मुआहदा कर रहे हैं, आप एक दफ़ा बिडिंग जरूर करवाएं। तो हमने बिडिंग करवा दी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि
इस वक्त क्योंकि हालात हमारे बदले नहीं है, जैसे सर्दियों में हमारे हालात थे उसी तरह के हालात हैं, तो कम पॉसिबिलिटी है कि लोग हमारे पास बिड करें। लेकिन अब हमारे पास एक G2G एग्रीमेंट आ गया है जो अगले 1-2 हफ्ते में साइन हो जाएगा, और गर्मियों में तो नहीं मगर सर्दियों के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि अजरबैजान की हुकूमत हमें एक कार्गो LNG का हर महीने देगी। इस दफा सर्दियों में पिछले साल के मुकाबले में हमारे पास 1 या 2 जहाज हर महीने में LNG के ज्यादा होंगे पिछली सर्दियों के मुकाबले में। और पिछली सर्दियों में लोगों को तकलीफ का सामना तो करना पड़ा, लेकिन आपने देखा कहीं बहरान नहीं पैदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने चूल्हे लेके सड़कों पे आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत तो ये कहती रही है कि 12,000 मेगावाट हमने नई बिजली इंस्टॉल की। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ये कह के क्रिटिसाइज करते थे कि वो उनको ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चला नहीं पा रहे क्योंकि वो तेल नहीं खरीद पा रहे। अब मैं जो मई के नंबर देख रहा हूँ, 16% कम बिजली हमने पैदा की है, LNG 11% कम, न्यूक्लियर से 18% कम, गैस से 13% कम, फर्नेस ऑयल से 80% कम। तो मतलब कैसे फिर हम ये बिजली की लोड शेडिंग कैसे पूरी करेंगे अगर हम पैदावार ही पिछले साल के मुकाबले में कम कर रहे हैं? तो नहीं, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आपने गैस का जिक्र किया, तो गैस क्योंकि मेरा महकमा भी है तो मैं जरा गैस की तरफ निकल गया, मैं बिजली की तरफ वापस आ जाता हूँ। मेरे पास बिजली का डेटा नहीं है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, मगर बहरहाल मुझे इसके मुतालिक थोड़ी बहुत खबर तो होती है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक तो जो पिछले दिनों तूफान आया, उस तूफान की वजह से हमारा एक आध कार्गो जो है वो वापस हो गया, क्योंकि हाई वाटर्स में कोई पॉसिबिलिटी, ये जो साइक्लोन या तूफान या जो भी आप उसको नाम दें जो आ रहा था, उसकी वजह से एक हमारा जहाज उस वक्त हम वक्त से डॉक नहीं कर सके। दूसरा, जो जहाज हमारा LNG रिसीव करता है उसको भी हमने बचाने के लिए एक आध दिन के लिए डिस्कनेक्ट किया, फिर उसको वापस जोड़ दिया क्योंकि तूफान का रुख कराची की तरफ नहीं आया। अल्लाह ने बड़ा करम किया। थोड़ी सी डिसरप्शन उन दिनों में हुई, उसका हो सकता है थोड़ा सा आफ्टरमाथ हो, मगर बाज़ मरतबा मैं तो आपको जो नंबर्स बता रहा हूँ वो मई के नंबर है, तो जून के तो अब तक आए नहीं है। वो तो जो आप बता रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से एक्सपेक्टेड था, वो तो पहले था। लेकिन मैं क्विकली, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, जी आपकी बात का जवाब तो देने की कोशिश तो कर लो। देखिए, बाज़ मरतबा क्योंकि हमारा ज़र्रे मुबादला अब हमारे IMF का प्रोग्राम आ गया है, तो मार्केट में भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, आपके ज़रिए आवाम को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जब उस वक्त जो हमारे हालात थे, हम बहुत ज़्यादा ये सोच के कि अगर IMF का मुआहदा नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी इंपोर्ट बिल को घटा रहे थे कि किसी तरीके से। और सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एनर्जी के हवाले से होता है, ये तमाम वसाइल जिनसे बिजली बनती है। तो मैं वैसे तो आपको बिजली के सेक्रेटरी और वजीर जो हैं उनसे बात करके तफसील बताऊंगा, लेकिन मेरे गुमान में ये बात गुजरती कि हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हमने इंपोर्ट्स को घटाया हो, और उसकी वजह से हो सकता है कुछ तंगी आई हो जो अब दूर हो जाएगी। लेट्स सी आने वाले वक्त में इस पे कितनी बेहतरी आती है। दुबई में अहम मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं, मरीम नवाज साहबा थी, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बहुत स्पेकुलेशन हो रही है कि इलेक्शन की तारीख पे बात हुई है, केयर टेकर सेटअप पर इत्तेफाक हो चुका है, अगले इलेक्शंस के बाद पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा इस पर इत्तेफाक हो चुका है। असल खबर क्या है डॉक्टर साहब, किस चीज़ पे बात हुई और किन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है? असल खबर तो आपने दे दी है कि हमारा एक आध महीने के बाद, एक कुछ 40-45 दिन के अंदर अंदर हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर एक केयर टेकर आ जाएगी, और उस केयर टेकर के बाद इलेक्शन होंगे, और उस इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियां जो है आपस में मुज़ाकरात भी कर रही हैं, गुफ्तगू भी कर रही हैं, ये देख रही हैं कि हमें मिलजुल के किसको लड़ना है, अलग-अलग किसको लड़ना है, क्या तरीका कार होगा। तो ये तमाम गुफ्तगू अब चलती रहेगी जब तक फाइलिंग का वक्त नहीं आएगा, और इससे आपका भी जी बहला रहेगा और आवाम को भी तजस्सुस रहेगा। और मगर इलेक्शन वक्त पे होंगे। इलेक्शन वक्त, क्योंकि वजीर आजम ने कहा था कि हमारी हुकूमत एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगी टाइम से, लेकिन इलेक्शन करवाने की तारीख इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। तो बतौर हुकूमत आप कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वक्त पे ही करवाएगा? इंशाल्लाह जी, बहुत कॉन्फिडेंट है अभी तक। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या इतलात है, क्योंकि कुछ मीटिंग्स में आजम नजीर तारा साहब भी वहां पे मौजूद थे? जी, बस नवाज शरीफ साहब का आना जो है वो आप समझे कैंपेन होगा, और बहुत जल्द शुरू होगी ये कैंपेन। आने के हवाले से तो वैसे पिछले 3 साल से बातें की जा रही है कि बहुत जल्द आएंगे, इलाज के बाद आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली किस वक्त आएंगे? इलेक्शन के करीब आएंगे, केयरटेकर हुकूमत के वक्त आएंगे? इलेक्शन के करीब आएंगे। जैसे इलेक्शन कैंपेन हमारी शुरू हो जाएंगी, जैसे हम यहाँ हुकूमत छोड़ेंगे तो आप समझिए कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो नवाज शरीफ आ जाएंगे कैंपेन करने के लिए? जी इंशाल्लाह। और ये फैसला, और मुस्तफा साहब ये फैसला हो चुका है कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, अगर तमाम केसेस से नवाज शरीफ साहब या बरी हो जाते हैं या उनको रिलीफ मिल जाता है, तो फिर क्या वही कैंडिडेट होंगे? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ब्रेक थ्रू किया IMF के साथ,
तो वो फ्रंट रनर हैं वजीर आजम के लिए? देखिए, ये फैसला तो पार्टी करेगी। ये फैसला तो अगर आप शहबाज शरीफ साहब से भी पूछेंगे आज, तो वो भी कहेंगे कि मैं मियां नवाज शरीफ जो हमारे राबर हैं, पार्टी के लीडर हैं, उनसे मशवरा होगा, सब सोच जोड़ के बैठेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी और जो मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।